हेलो गाइस व्हाट्स अप, दिस इज सिमरन पांच एंड आई होप दैट यू आर डूइंग एब्सोल्युटली वेल। सो भाई और बहनों, आज अपना फर्स्ट सेशन है अपने क्वेश्चन क्रैकर्स का ऑफ जीएसटी। नाउ इफ यू हैव नॉट येट वॉच्ड डायरेक्ट टैक्स के क्वेश्चन क्रैकर्स तो प्लीज वो भी देख लेना, बिकॉज डायरेक्ट टैक्स के भी क्वेश्चन क्रैकर्स हम लोग ने ऑलमोस्ट सब चैप्टर्स के कवर कर लिए हैं। और टोटल इनकम क्वेश्चंस ऑफ डायरेक्ट टैक्स एंड जीएसटी का जीएसटी लाइबिलिटी क्वेश्चंस वो भी अप्रोक्सीमेटली 8.5 आवर्स का लेक्चर्स मैंने अपलोड कर दिए। सो प्लीज एक बार तुम लोग देख सकते हो, राइट। सो आज हम लोग करेंगे जीएसटी के क्वेश्चन क्रैकर्स के दो चैप्टर्स, नंबर 1 सप्लाई अंडर जीएसटी एंड नंबर 2 चार्ज अंडर जीएसटी। नाउ ये जो क्वेश्चन क्रैकर्स है इसके अंदर व्हाट आई ट्राई टू डू इज जो लास्ट डे क्वेश्चंस तुम लोगों को समझता नहीं है ना, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो क्वेश्चंस हम लोग क्या करते हैं इसमें कवर करते हैं। एंड एज आई ऑलवेज से दैट इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन देन दिस, प्लीज ऐड दोस क्वेश्चंस along with these questions so that तुम्हारा पूरा पैकेज कंप्लीट हो जाएगा, लास्ट डे का प्लानिंग भी तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं सप्लाई अंडर जीएसटी। वो भी ये भी स्टार्ट करने के पहले बताना चाहता हूं, इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, बावा फटाफट सब्सक्राइब कर ले, बावा फटाफट लाइक कर ले, और हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं। तो ये पीडीएफ किधर मिलेंगे? पीडीएफ मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलो शुरू करें क्या? चलो आ जाओ। सप्लाई अंडर जीएसटी का एलडीआर क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन क्रैकर्स। The first question, which is institute favorite question, that is in case of even do you remember एक circular आया था कि मैंने अगर डोनेशन दिया, if I donate anything to any charitable trust or religious trust, then in that case ये जो मैंने डोनेट किया है तो will that be considered as supply, मतलब वो सप्लाई मानेंगे क्या? तो इसके पीछे हम लोग ने देखा था कि इंटेंशन क्या है, देखेंगे कि भाई अगर अगर इसका कुछ भी क्विड प्रो क्यों होगा, क्विड प्रो क्यों, समथिंग इन रिटर्न, अगर ऐसा कुछ इंटेंशन होगा देन इट विल बी कंसिडर्ड एज सप्लाई। बट अगर ऐसा कुछ इंटेंशन नहीं है, मैंने विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन डोनेशन दिया था, तो इन दैट केस इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज सप्लाई। ये बेसिक चीज तुम लोगों को थोड़ा रिवाइज करवाया। नंबर 1, द टेम्पल ऑफ एंसेस्ट्रल डाइटी ऑफ मिस्टर चमन and his family is located in Kolkata. Okay, fine. The temple is run by charitable organization registered under section 12AA of the Income Tax Act 1961. The family has got unshakable faith in their ancestral deity. Okay. Mr. Chaman is a big entrepreneur having flourishing business of tiles in Delhi. So अभी तक इंफॉर्मेशन में एज सच कुछ भी इंपॉर्टेंट अपने को नहीं दिखा है। एक समझा कि भाई ये जो चमन है ना, ये चमन एक बड़ा बहुत बड़ा entrepreneur है। ओके। अपॉन द बर्थ ऑफ देयर फर्स्ट चाइल्ड he donated 10 lakhs to the said temple for construction of a sitting hall in the temple. तो उसने क्या किया, उसने डोनेट किया 10 लाख रुपया to the said temple for construction of a sitting hall in the temple. On the main door of the sitting hall, the nameplate was placed stating donated by Mr. Chaman upon birth of his first child. Okay. Now, after looking at this, do you feel that इसमें कुछ भी advertisement का purpose होगा? You are required to examine the leviability of GST on the donation received from Mr. Chaman. Now, mainly हम लोगों को वही लिखना है कि भाई देखो इसमें कुछ भी एडवर्टिजमेंट का पर्पस नहीं था, और मैंने जो उनको पैसा दिया था वो कुछ पैसा एडवर्टिजमेंट के लिए यूज नहीं होना था। एंड आई वाज आल्सो नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग फ्रॉम द रिलीजियस ट्रस्ट, राइट। सो गिव मी 1 मिनट, मैं तुम लोगों को एक दिखाता हूँ कि इसका लैंग्वेज लिखना कैसे है, राइट। बट उसके पहले ओके, ये सप्लाई होगा कि नहीं? ऑफ कोर्स ये सप्लाई नहीं होगा, बिकॉज इसमें मेरा भी कुछ एडवर्टाइजमेंट नहीं हो रहा है। नंबर 1, मेरा भी कुछ क्विड प्रो क्यों नहीं है, इसके वजह से इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज सप्लाई। बट सर इसका लैंग्वेज क्या लिखना है, 1 मिनट देना, मैं तुम लोगों को स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। यस, अगर ये तुम लोग ने देखा, देखो ना, डिस्प्ले ऑफ नेम्स एंड प्लेसिंग ऑफ नेम प्लेट्स इन द प्रीमाइसेस ऑफ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। मेरे हिसाब से इफ यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट इट विल बी परफेक्ट फॉर यू, बिकॉज दीज आर द पॉइंट्स व्हिच यू कैन राइट इन द एग्जाम। बिकॉज एग्जाम में बहुत टेक्निकल चीजें रीड करके भी ना हम लोगों को समझता है, याद ही नहीं रहता है कि लिखना क्या है, राइट। इसके वजह से थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके दिया है, विच इज नॉट चेंजिंग द मीनिंग ऑल्सो। सो एटलीस्ट जो हम लोगों का कंफ्यूजन होता है कि क्या लिखना है, उसका सोल्यूशन तुम लोगों को ये लैंग्वेज में मिल जाएगा। एकदम बराबर। क्या लिखा है फर्स्ट पॉइंट में? डोनर्स प्रोवाइड फाइनेंशियल हेल्प टू चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस, मतलब वो फाइनेंशियल हेल्प करते हैं। नंबर 1, सच इंस्टीट्यूशंस डिस्प्ले द नेम ऑफ द डोनर टू एक्सप्रेस द ग्रेटिट्यूड। नंबर 1, डोनेशन होता है। नंबर 2, इंस्टीट्यूशन क्या करता है? डिस्प्ले करता है नेम, बराबर। फॉर व्हाट? टू एक्सप्रेस द ग्रेटिट्यूड एंड पब्लिक रिकॉग्निशन ऑफ डोनर्स एक्ट ऑफ फिलैंथ्रोपी। ठीक है। इट इज नॉट एम्ड एट गिविंग एनी काइंड ऑफ पब्लिसिटी टू द डोनर, मतलब ये सेकंड पॉइंट में जो किया है वो कुछ भी पब्लिसिटी का कुछ भी स्टंट इसमें नहीं था। ओके। देयर इज नो obligation on the part of the recipient
टू डू एनीथिंग इन रिटर्न, मतलब कुछ भी क्विड प्रो क्यो भी एक्सपेक्टेड नहीं था. दस such donation would not be considered as supply. Very easy language. Number one, we are talking about हम लोग डोनेशन करते हैं. नंबर टू, अभी उनके बारे में बात करो, मतलब दे विल डिस्प्ले द नेम, ओके, टू एक्सप्रेस द ग्रेटिट्यूड एंड एवरीथिंग. अभी थर्ड पॉइंट में सेकंड का रेफरेंस, मतलब जो उन्होंने सेकंड पॉइंट में जो किया है ना, उसमें कुछ भी पब्लिसिटी का पॉइंट नहीं है, राइट. एंड नंबर फोर, देयर इज नो ऑब्लिगेशन ऑन द पार्ट ऑफ द रेसिपिएंट टू डू एनीथिंग इन रिटर्न, दैट इज क्विड प्रो क्यो. नंबर वन, मेरा डोनेशन. नंबर टू, उन्होंने क्या किया, नाम लिखा. नंबर थ्री, जो नाम लिखा है वो गलत नहीं है बिकॉज पब्लिसिटी नहीं है उसमें. एंड नंबर फोर, देयर वाज नो क्विड प्रो क्यो. दैट्स व्हाई इट विल नॉट बी कंसीडर्ड एज सप्लाई. ये 4 पॉइंट्स याद रखो. पांचवा पॉइंट, दस, इट विल नॉट बी कंसीडर्ड एज सप्लाई. फेवरेट क्वेश्चन इंस्टीट्यूट का मेरे हिसाब से, अगर तुम लोग ने 5 पॉइंट्स याद रखे, बिकॉज आई नो दैट तुम लोगों को ये लिखने के लिए बहुत डिफिकल्ट जाता था. 99% ऑफ द लोगों को ये डिफिकल्ट जाता था लिखने के लिए, बराबर. तो ये तुम लोगों का मैंने सॉर्ट करवाया, ठीक है. आ जाओ वापस क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं. PTL Private Limited is a retail store of merchandise located in 25 states and UT in the country. For the purpose of clearance of stock of merchandise and to attract the customers, उन्होंने क्या क्या स्टॉक क्लियर करना था, अभी बेच दो रे. PTL Private Limited launched the scheme of buy one get one free for the same type of merchandise. ठीक है, मतलब उन्होंने क्या रखा कि भाई अपने पास बहुत सारा स्टॉक है, एक काम करते हैं, बाय वन गेट वन करके निकाल देते स्टॉक, ठीक है. For instance, one shirt to be given free with the purchase of another shirt. Determine how the taxability of goods supplied under buy one get one free scheme is determined. Now, इसमें एक चीज समझना, अभी ये जो मैंने 5-6 क्वेश्चंस लिए हैं सप्लाई के, सब टाइप्स के एक एक क्वेश्चंस लिए हैं, और ये क्वेश्चन जो है वो आईटीसी से थोड़ा सा कनेक्टेड क्वेश्चन है. बट देखो कैसे होता है, एक एग्जांपल मैं तुम लोगों को देता हूं. से फॉर एग्जांपल, देयर दिस इज वन टूथपेस्ट, ठीक है, दिस इज अनदर टूथपेस्ट. अभी ये टूथपेस्ट जब भी परचेस किया था, तभी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो 100 में भी परचेस किया होगा, और 10 रुपीज का जीएसटी मैंने पे कर दिया था ये परचेस करते वक्त, राइट. आई परचेस द सेकंड टूथपेस्ट एज वेल एंड आई मस्ट हैव पेड 10 रुपीज का जीएसटी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एज वेल, ठीक है. अभी क्या हुआ कि ये दोनों को मैंने एक करके बेच दिया. एक्चुअली एक का प्राइस, सेलिंग प्राइस जो है ना, वो 200 है, पर मैंने बाय वन गेट वन के इसमें ये दोनों का प्राइस क्या रख दिया, मतलब बाय वन गेट वन के केस में 200 रख दिया, जो कि एक का प्राइस 200 है. एक्चुअली 400 लेना चाहिए था, बट आई हैव केप्ट ओनली 200. आई सेड बाय वन गेट वन फ्री. ओके, ना तो क्वेश्चन कम्स कि इसका टैक्सेबिलिटी कैसे होगा, राइट. बिकॉज ऐसा मानेंगे क्या कि एक टैक्सेबल है और दूसरा विदाउट कंसिडरेशन भी है, या फिर क्या, कैसे मानेंगे एग्जैक्टली exactly? देखो, अगर मैंने इसके टैक्सेबिलिटी का बात किया, तो टैक्सेबिलिटी में उन्होंने बोला कि ऐसा मत बोलो, ऐसा मत बोलो कि ये टैक्सेबल है और ये विदाउट कंसिडरेशन दिया, या फिर ये टैक्सेबल दिया और ये विदाउट कंसिडरेशन दिया, ऐसा मत बोलो. कभी भी बाय वन गेट वन के केस में अज्यूम दैट बोथ द प्रोडक्ट्स आर सोल्ड फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ 200. क्या अज्यूम करोगे, बोथ द प्रोडक्ट्स आर सोल्ड फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ 200, मतलब जो भी सिंगल प्राइस चार्ज किया है वो ऐसा नहीं कि एक का है और दूसरा फ्री है, ऐसा मत मानो. सोच बदलो देश बदलेगा, ऐसा बेसिकली बोल रहे हैं उनको, ठीक है. सो 200 रुपीज इज नॉट फॉर वन, इज फॉर बोथ, मतलब दोनों का प्राइस 200 है, मतलब बोथ द प्राइस, मतलब बोथ द टूथपेस्ट आर सोल्ड फॉर अ कंसिडरेशन. ये तुम लोगों को क्या करना है, कंसिडर करना है. इन्होंने इतना ही पूछा है, ये क्वेश्चन में इतना ही पूछा है कि भाई ऐसा मानो कि बोथ आर प्रोवाइडेड फॉर अ कंसिडरेशन. देखो, हाउएवर, it is not an individual supply of free goods, but a case of two or more individual supplies where single price is being charged for the entire supply. It can be, okay, it can at best be treated as supplying two goods for a single price. Two goods for a single price. ये ऐसा सिचुएशन है. सो टैक्सेबिलिटी का बात किया ना, तो टैक्सेबिलिटी ऐसा ही कंसिडर करना है हम लोगों को. हम लोगों को एक टैक्सेबल और एक नॉन टैक्सेबल ऐसा कंसिडर नहीं करना है, राइट. तो मैं तुम लोगों को इसके साथ साथ, पूछा नहीं है पर मैं बता रहा हूं, इसके साथ साथ मैं उसका आईटीसी भी एक्सप्लेन करता हूं. सिंस वी आर नॉट कंसिडरिंग लाइक दिस कि एक विद कंसिडरेशन है दूसरा विदाउट कंसिडरेशन है, ऐसा हम लोग नहीं मान रहे. हम लोग क्या मान रहे, दोनों विद कंसिडरेशन है. इसकी वजह से मुझे दोनों का क्या मिल जाएगा दोस्तों, आईटीसी मिल जाएगा. सो बाय वन गेट वन के केस में आईटीसी के भी चैप्टर में जाके अगर तुम लोग देखोगे, बाय वन गेट वन का वही बोला है कि सिंस यू आर कंसिडरिंग बोथ एज टैक्सेबल सप्लाईज, दैट्स व्हाई फॉर बोथ द प्रोडक्ट्स व्हाटएवर जीएसटी इज पेड एट द टाइम ऑफ परचेज, यू विल गेट द आईटीसी ऑफ बोथ. एकदम मस्त, नो प्रॉब्लम.
ओके, अच्छा क्वेश्चन था, इसका लैंग्वेज पे थोड़ा फोकस करना। आई थिंक यू विल आफ्टर रीडिंग वन लाइक वंस यू विल बी सॉर्टेड, राइट? ओके, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। Sahab Sales, very good question. Sahab Sales, an AC dealer in Janakpuri, Delhi, needs 4 ACs for his newly constructed house in Safdarjung Enclave. Okay, fine. Therefore, he transfers 4 ACs on which ITC has already been availed by it. वापस बोलते हैं, वो क्या है? AC डीलर है इन जनकपुरी दिल्ली, उसको 4 ACs चाहिए उसके घर घर के लिए। Therefore, he transfers 4 ACs on which ITC has been claimed फ्रॉम इट स्टॉक फॉर द सेड पर्पस। मतलब क्या कि एसी डीलर, मेरे पास बहुत सारे एसीज है, मेरे घर के लिए 4 एसी चाहिए, तो मैंने मेरे ऑफिस से 4 एसीज उठाए और मैंने वो घर के लिए ट्रांसफर कर दिए, जिसपे मैंने क्या कर दिया था, आईटीसी ऑलरेडी क्लेम कर दिया था। नाउ यू टेल मी वन थिंग, इफ फॉर माई बिजनेस पर्पज इफ आई हैव टेकन द एसीज फॉर सेलिंग इट फर्दर, राइट, और फॉर यूजिंग इट इन माई बिजनेस, am I doing any of this? No. What am I doing? Okay, I was supposed to either sell the ACs or I was supposed to use the AC in the office. I'm not using it in my office. I'm not selling it further. I'm using it for my personal purpose. But do you think उसका ITC मुझे मिलना चाहिए 4 ACs का? नहीं मिलना चाहिए। पर मैंने वो तो आईटीसी ऑलरेडी लिया हुआ है, तो क्या करना पड़ेगा भाई? हम लोगों को आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। नाउ रिवर्स कैसे करें? रिवर्स करने के लिए उन्होंने बोला है कि इफ यू हैव सोल्ड एनी गुड्स विदाउट कंसिडरेशन ऑन व्हिच आईटीसी हैज बीन क्लेम्ड, देन इन दैट केस such without consideration supply will be considered as deemed supply. So 3 conditions you need to satisfy for triggering this section number 7(1)(c), read with schedule 1, supply without consideration. Understanding? इसमें उन्होंने बोला है there has to be a transfer, such transfer has to be permanent in nature, and ITC should be claimed. If all the 3 conditions are getting satisfied, then in that case, whatever transfer is made without consideration, it will be considered as deemed supply. So can I say, Sahab Sales के जो 4 ACs जो उसने पर्सनल पर्पस के लिए यूज किए, उसको हम लोग क्या मानेंगे? डीम्ड सप्लाई मानेंगे। तो क्वेश्चन क्या पूछा है देखो, examine whether the said activity amounts to supply under section 7. Absolutely yes, you have to write 3 conditions. There has to be a transfer or disposal, such transfer is permanent in nature, and ITC should be availed on that. ओके, तो अपना फर्स्ट पार्ट खत्म। सेकंड पे आ जाओ। फर्दर, अ जनकपुरी रेसिडेंट आकाश अप्रोच्ड साहब सेल्स, ही सोल्ड एन एसी टू साहब सेल्स फॉर 5,000। अभी एक आकाश करके बंदा है, उसने क्या किया, उसने साहब सेल्स को अप्रोच किया और उसने बोला कि ए साहब सेल्स, आपके पास, आपको एसी चाहिए क्या? मेरे पास एसी है। तो साहब सेल्स बोला कब कभी का एसी है? उसने बोला कि पुराना एसी है, पुराना एसी है, 6 महीना पहले परचेस किया था, वो मुझे भी बेच देना है। साहब बोला नो प्रॉब्लम, तू मुझे बेच दे। तो मैं आकाश हूं, मैंने क्या कर दिया, वो 6 महीना पहले जो परचेस किया वो एसी था ना, उसको बेच दिया और उससे कुछ 5,000 रुपीज मैंने ले लिया साहब सेल से। सो ही सोल्ड एन एसी टू साहब सेल्स फॉर 5,000 रुपीज। आकाश हैड बॉट द सेड एसी 6 months बिफोर, मतलब 6 महीने पहले लिया था फॉर हिज रेसिडेंस पर्पस। डज सेल ऑफ एसी बाय आकाश टू साहब सेल्स अमाउंट टू सप्लाई? अभी सप्लाई मानने के लिए हम लोग देखते हैं सेक्शन नंबर 7(1)(a। सेक्शन नंबर 7(1)(a) के अंदर क्या बोला उन्होंने? देयर हैज टू बी बेस्ट एलडीआर। सर व्हाट इज बेस्ट एलडीआर? बी मतलब बार्टर, ई मतलब एक्सचेंज, एस मतलब सेल, टी मतलब ट्रांसफर, एल मतलब लीज एंड लाइसेंस, डी मतलब डिस्पोजल, आर मतलब रेंटल। ओके, देयर हैज टू बी अ कंसिडरेशन, एंड द थर्ड पार्ट इज इट शुड बी इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अभी आकाश जो साहब सेल्स को बेच रहा है, कैन आई से इट इज फॉलिंग अंडर सेल? यस। कैन आई से देयर इज अ कंसिडरेशन ऑफ 5,000? यस, बट द थर्ड कंडीशन इज नॉट गेटिंग सेटिस्फाइड। इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है आकाश के लिए, और इसके वजह से एज पर सेक्शन 7(1)(a इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज सप्लाई। So you will have to write 2 sections in this question, section number 7(1)(a and section number 7(1)(c), read with schedule 1. Understanding everyone? This is your question number 3. एकदम मस्का चस्का। आ जाओ अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। मिसेस प्रगति रिसीव्ड लीगल एडवाइस फॉर हर पर्सनल प्रॉब्लम्स एंड पेड 1,000 एज लीगल फी टू मिस उन्नति ऑफ यूके लंदन।
explain whether above activity of import of service would amount to supply under section 7 of CGST Act. Now इसके लिए मैं तुम लोगों को एक चीज दिखाता हूँ. इसके लिए वो इंपोर्टेशन का हम लोग पॉइंट देखते हैं. इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस के लिए हम लोग ने क्या सीखा था, देखो इधर. सब लोग इधर देखेंगे अभी. इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस में सबसे पहली चीज देखते हैं विद कंसिडरेशन या विदाउट कंसिडरेशन. इफ इट इज इंपोर्टेड विद कंसिडरेशन इट विल बी considered as supply, even though it is okay, irrespective of the fact it is in the course of business or it is not in the course of business, it will be considered as supply. Understood? Okay. Okay, if the importation of service is without consideration, then in that case we check whether it is imported from a related party or distinct person or not from a related party or distinct person. If it is imported not from a related party or distinct person, it will not be considered as supply. But if it is from a related party or distinct person, it should be in the course of business, then only it will be considered as supply. But if it is not in the course of business, it will not be considered as supply. I will give you a minute to just read this point and then we will move ahead. एकदम डन है. अभी आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पे. अभी हम लोग जाके देखते हैं क्या क्या है एग्जैक्टली. मिसेस प्रगति रिसीव्ड लीगल एडवाइस फॉर हर पर्सनल प्रॉब्लम्स एंड पेड £1,000 एज लीगल फी टू मिस उन्नति ऑफ यूके. सबसे पहली चीज देखो कि विद कंसिडरेशन है कि विदाउट कंसिडरेशन है. भाई £1,000 पे किया है मतलब इट हैज टू बी विद कंसिडरेशन, राइट. इफ इट इज विद कंसिडरेशन, देखो ना इधर. इफ इट इज, सॉरी इधर नहीं, किधर था, इधर था. इफ इट इज विद कंसिडरेशन, वो डज इट मैटर कि वो कोर्स ऑफ बिजनेस के लिए था कि नहीं. नहीं, इट विल ऑलवेज बी कंसिडर्ड एज सप्लाई. तो इधर आके देखो, इधर आके देखो, ये जो है विद कंसिडरेशन £1,000 जो उसने पे किया था, इसके लिए पे किया था पर्सनल प्रॉब्लम के लिए. इट डजेंट मैटर, इट विल बी कंसिडर्ड एज सप्लाई. बराबर. So explain whether above activity of import of service would amount to supply. Yes, it will be considered as supply. Now, if in the above case, both of them are real sisters, what if both of them are real sisters and no consideration is paid, then will it change your answer? मतलब ऐसा अज्यूम करते हैं कि दोनों रियल सिस्टर्स है, राइट, और कंसिडरेशन कुछ भी पे नहीं हुआ है. ओके, सॉरी. मैं इसमें देखूं, ये विदाउट कंसिडरेशन आ गया. ये विदाउट कंसिडरेशन में किससे सर्विस लिया है? फ्रॉम अ रिलेटेड पार्टी और डिस्टिंक्ट पर्सन से सर्विस लिया है. इफ इट इज टेकन फ्रॉम अ रिलेटेड पार्टी और डिस्टिंक्ट पर्सन, किसके लिए लिया था? देखना, पर्सनल प्रॉब्लम के लिए लिया था. सो विदाउट कंसिडरेशन हो गया, सर्विसेज फ्रॉम रिलेटेड पार्टी हो गया, एंड नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो गया, तो इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज सप्लाई. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? Yes or no? Yes. Okay. It will not be considered as supply. Okay. Then, further in the above case, if both of them are real sisters, okay, and Mrs. Pragati receives legal advice for her business and she doesn't pay any consideration, then what will be your answer? मतलब अभी business purpose के लिए लिया, without consideration है, from a related party है, assume करते हैं कि related party और family का सब definition fulfill हो गया है, ठीक है, वो dependent होने चाहिए और वो सब, assume that she is dependent. Now, from a related party लिया, without consideration लिया. नाउ ये बिजनेस पर्पस के लिए था और इसके वजह से इट विल बी कंसिडर्ड एज. समझा कि नहीं रे वावा? ओके, तो ये अपना सप्लाई माना जाएगा. थर्ड पॉइंट. आई होप यू आर क्लियर विद दिस पॉइंट. एकदम सिंपल है ना यार, कुछ टेंशन नहीं है इसमें. आ जाओ फिफ्थ पॉइंट पे. दमदम इलेक्ट्रॉनिक्स हैज सोल्ड द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स टू अकबर रिटेल स्टोर. ओके. रेफ्रिजरेटर इज टैक्सेबल. अब ये कौन है? इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है. वो क्या क्या बेच रहा है? रेफ्रिजरेटर बेच रहा है, स्टेबलाइजर बेच रहा है, उसका टैक्सेबिलिटी दिखा है 12%, एलईडी टेलीविजन 12%, स्प्लिट एसी 28%, स्टेबलाइजर फॉर एसी 12%. दमदम इलेक्ट्रॉनिक हैज इशूड अ सिंगल इनवॉइस इंडिकेटिंग प्राइस ऑफ ईच ऑफ द अबव आइटम्स सेपरेटली इन द सेम. क्या लिखा है? हैज इशूड अ सिंगल इनवॉइस indicating price of each of the amounts separately in the same. ये क्या होगा? Will it be considered as composite supply? Single invoice. Will it be considered as mixed supply?
ओके, व्हाट डू यू थिंक इसका आंसर क्या होने वाला है? इफ यू आर सेइंग इफ यू आर सेइंग इट इज अ कंपोजिट सप्लाई, अगर तुम लोग बोल रहे हो कंपोजिट सप्लाई, बाबा ऐसा एक ना बॉटल लेने का उधर से, बाजू से बॉटल लेने का, ऐसा इधर से इधर का बुच्चू खोलने का, ठीक है? इसमें थोड़ा-सा पानी लेने का और उसमें डूब मरने का। अरे भाई, कंपोजिट हो तो ही नहीं सकता। कंपोजिट कैसे होगा भाई? बराबर, तो कंपोजिट तो नहीं आएगा, बराबर। तो नथिंग इज़ रिलेटेड टू ईच अदर, राइट? रेफ्रिजरेटर और एलईडी का कुछ है क्या? एलईडी टेलीविजन लिया तो रेफ्रिजरेटर ले सकते हैं? नहीं। तो ये कंपोजिट सप्लाई तो हो ही नहीं सकता। तो कंपोजिट तो नहीं है, बराबर। कि अगर तुम लोगों को लगता है तो क्या करने का मैंने बता दिया। अभी आते हैं मिक्स सप्लाई पे। नाउ देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि तुम लोगों को लगता होगा माँ कसम ये तो मिक्स सप्लाई होना चाहिए। मिक्स सप्लाई क्यों होना चाहिए? बिकॉज़ ये सिंगल इनवॉइस है। ओके, इफ इट इज़ अ सिंगल इनवॉइस, भाई और बहनों एक चीज़ समझो, भाई सिंगल इनवॉइस है तो क्या हुआ? वो क्या मिक्स सप्लाई मानेंगे क्या? नहीं, सिंगल प्राइस होना चाहिए भाई, सिंगल इनवॉइस नहीं। अरे तुम लोग अगर कोई भी अगर बिग बाज़ार में परचेज़ करने के लिए जाते हो, तुम लोग ने 15 चीज़ उधर से परचेज़ किया, ठीक है? वो तो अलग-अलग होते हैं वो 15 चीज़ें, बरा तो वो तो एक ही इनवॉइस में आता है। अरे वो तो इनवॉइस एक है, प्राइस एक नहीं है। प्लीज़ समझो, मिक्स सप्लाई होने के लिए प्राइस एक चाहिए, मतलब ये सबका। अगर एक ही प्राइस लगाते वो लोग ₹50,000, तो मैं उसको बोलता कि ये मिक्स सप्लाई है। बट दिस इज़ नॉट अ मिक्स सप्लाई, भले वो एक इनवॉइस होगा, बट उसका टैक्सेबिलिटी कैसे हुआ है? प्राइस ऑफ ईच ऑफ द अबव आइटम्स इज सेपरेटली मेंशन्ड इन द इनवॉइस। सो अगर सेपरेटली मेंशन्ड हुआ होगा, तो इज इट अ मिक्स सप्लाई? नो। तो इसका टैक्सेबिलिटी कैसे होगा? इंडिपेंडेंट होगा, इंडिपेंडेंट होगा। अगर तुम लोगों को ये मालूम होगा पहले से कि नहीं ये इंडिपेंडेंट था, तो फटाफट लाइक मारो, फटाफट लाइक मारो, बिकॉज़ एक नंबर मज़ा आ गया। बट अगर तुम लोगों को मालूम नहीं था कि मिक्स सप्लाई, अच्छा ऐसा है क्या? अगर ये भी लगा होगा, तो भी तुम लोग लाइक मार सकते हो, बिकॉज़ तुम लोगों को तो सीखने मिला कि नहीं रे, चलो फटाफट लाइक मारो। चलो अभी स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है, देखो ना, तुम लोग को समझा ना, ये अच्छा था ना पॉइंट। अगर तुम लोगों के लिए नया पॉइंट होगा ना, तो ये बहुत अच्छा पॉइंट था, एक अंडरस्टैंडिंग के लिए कि भाई ये मिक्स सप्लाई भी नहीं है। ठीक है? ओके, चलो। Akbar retail store has given a single check of 1 lakh rupees for all the items as a composite discounted price. State the type of supply and tax rate applicable in this case. देखो ना, एक सिंगल चेक दिया, भले वो सिंगल इनवॉइस हो, भले वो सिंगल चेक दिया हो, वो लोग ना इतना स्मार्टली क्वेश्चन ड्राफ्ट कर रहे हैं ना ये पॉइंट में, कि एकदम मजा आ गया भाई क्वेश्चन देख के। प्राइस सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्राइस इनवॉइस में कैसे लिखा हुआ है, प्राइस सेपरेटली है या प्राइस एक ही है। अगर ये एक ही प्राइस होता तो मिक्स सप्लाई है, अगर एक ही प्राइस नहीं होगा तो ये इंडिपेंडेंट सप्लाई माना जाएगा। तुम लोगों को समझा कि नहीं? ये काफ़ी जेन्युइनली काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। अगर तुम लोगों को बराबर आंसर आया होगा, तो मुझे ना जेन्युइनली एकदम दिल से, दिल से एकदम दिल से कमेंट सेक्शन में तुम लोग बताओगे कि भैया मेरा करेक्ट था। अगर तुम्हारा गलत भी हुआ होगा ना, तो तुम लोग मुझे बताओगे भैया मेरा गलत था, मुझे मिक्स सप्लाई लगा था, बट मुझे अभी समझ में आ गया। अगर तुम लोगों को कंपोजिट सप्लाई लगा होगा ना, सो प्लीज डोंट मैसेज, ओके, डोंट कमेंट ऑल्सो। मतलब मुझे समझ जानना ही नहीं है कि तुम लोग कौन हो। ठीक है, अगर तुम्हारा आंसर क्या आया है, कंपोजिट सप्लाई आया है तो। बट मिक्स सप्लाई आया होगा कमेंट करेंगे, अगर नॉर्मल इंडिपेंडेंट करेक्ट आया होगा तो भी कमेंट करेंगे। ठीक है, कंपोजिट वाले कमेंट करना बैन है उन तुम लोगों को, ठीक है? ओके, ठीक है, मैं मजाक कर रहा हूँ, कुछ नहीं रहे, हम लोग सीख रहे हैं अभी, ठीक है? ओके, ओके, चलो ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया, बराबर? तो ये हो गया कंप्लीट, हम लोग जाते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। काफी अच्छा क्वेश्चन है। गगन इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, registered in Haryana, is engaged in providing maintenance and repair services for heavy steel machinery. वापस बोलते हैं, गगन इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, registered in Haryana, is engaged in providing maintenance and repair service for heavy steel machinery. उनका काम ही मेंटेनेंस का है। For carrying out the repair work, Gagan Engineering Private Limited sends its container trucks equipped with items like repair equipments, consumables, tools, parts from Haryana workshop to its repairing centers located in other states across India, where the client's machinery are being brought and are being repaired. नाउ इसमें तुम लोगों को सर्कुलर याद होगा तो तुम लोगों को ये समझेगा। ओके, डिस्कस द लेविएबिलिटी ऑफ जीएसटी ऑन द इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ ट्रक्स from the workshop of Gagan Engineering Private Limited in Haryana to its own repairing centers located in other states across India. Now, can I say that if Gagan Engineering Private Limited is registered, जब भी एक registered person होता है एक स्टेट में which is in हरियाणा, कैन आई से दैट, कैन आई से दैट इंटर स्टेट जो होता है, इंटर स्टेट जो ट्रांसफर किया जाता है दूसरे
स्टेट में इंटरस्टेट सप्लाई जो किया जाता है, दैट इंटरस्टेट सप्लाई इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन इफ द सप्लायर इज अ रजिस्टर्ड पर्सन। आई होप यू आर एबल टू रिमेंबर दिस थिंग, राइट? सो जो भी ये हरियाणा से चीजें भेजी जाएगी दूसरे ऑफिस में, तो ये जो ऑफिस में चीजें भेजी जाएगी वो इंटरस्टेट सप्लाई तो माना जाएगा, बट वो डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन भी माना जाएगा। एंड इफ देर इज अ ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम वन डिस्टिंक्ट पर्सन टू अनदर डिस्टिंक्ट पर्सन, इट विल बी कंसिडर्ड एज डीम्ड सप्लाई। ओके, बट उन्होंने एक चीज बोला था कि अगर ये फॉर एग्जाम्पल ट्रक्स भेजे, ठीक है, ये ट्रक का मैं डिजाइन निकालता हूँ, ये ट्रक है, एकदम बेकार डिजाइन है, पर ठीक है, तुम लोगों को समझ में आ, ठीक है, ये ट्रक है। अभी ये ट्रक के अंदर के जो गुड्स होते हैं उस पे जीएसटी भरना है। ये ट्रक के वैल्यू पे जीएसटी भरना है क्या? नहीं। तो ये लिखना पड़ेगा एक क्वेश्चन में। अभी ये ट्रक जो है वो रिपेयरिंग पर्पस के लिए भेजा जा रहा है, तो ये ट्रक के वैल्यू पे, ट्रक का जो वैल्यू होगा उस पे जीएसटी नहीं लगेगा, बट उसका जो सर्विसिंग कॉस्ट होगा ना, वो सर्विसिंग का जो कॉस्ट होगा उस पे जीएसटी लग जाएगा। आई होप यू आर क्लियर अंडरस्टैंडिंग। एंड देयर इज वन मोर सर्कुलर विच इज देयर, लाइक वन मोर थिंग विच दे हैव क्लैरिफाइड कि हाँ ठीक है, चलो सर्विसिंग कॉस्ट का तो बात हो गया। इधर उन्होंने और एक चीज बोली कि भाई अगर तुम लोग ने कौन से कंज्यूमेबल्स, टूल्स, स्पेयर पार्ट्स ऐसा कुछ भी अगर भेजा होगा, देन इन दैट केस इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज डीम्ड सप्लाई। उसको हम लोग सप्लाई नहीं मानेंगे, उसको हम लोग गुड्स के डेफिनेट मतलब गुड्स मतलब उसके टैक्सेबिलिटी में कवर नहीं करेंगे। बेसिकली इट इज नॉट टैक्सेबल, इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज डीम्ड सप्लाई इफ यू आर ट्रांसफरिंग व्हाट, कंज्यूमेबल्स, टूल्स, पार्ट्स एक्सेट्रा। सो तुम लोगों को क्या लिखना है? ट्रक के वैल्यू पे जीएसटी नहीं लगेगा, सर्विसिंग कॉस्ट के ऊपर जीएसटी लग जाएगा, और ये जो टूल्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं, स्पेयर पार्ट्स होते हैं, उस पे जीएसटी नहीं लगेगा। एटलीस्ट ट्राई टू कवर दीज 3 पॉइंट्स इन योर आंसर, यू विल बी जस्ट सॉर्टेड फॉर द एग्जाम। अंडरस्टैंडिंग एवरीबडी? आई होप यू आर क्लियर विद दिस। सो तुम लोग क्या क्या ये पॉइंट में एक्सप्लेन करोगे, आई विल जस्ट ट्राई टू टेल यू सो दैट यू विल बी एबल टू ड्राफ्ट इट वेरी वेल। सबसे पहले यू विल टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 7(1)(a) की भाई सप्लाई होता क्या है, ठीक है? उसके बाद तुम लोग बताओगे कि अच्छा पर कभी-कभी ना विदाउट कंसिडरेशन भी हुआ ना तो भी सप्लाई माना जाता है भाई, तो ये भी बताना, ठीक है? अभी 7(1)(c) के साथ-साथ तुम लोग ये भी बताओ कि ये जो शेड्यूल 1 है ना, ये शेड्यूल 1 में ऐसे 4 पॉइंट्स हैं, टी, आर, आई, पी। टी मतलब क्या? विदाउट कंसिडरेशन अगर ट्रांसफर किया, या बिटवीन टू रिलेटेड पार्टीज अगर कौन सा ट्रांजैक्शन होगा, या फिर इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस होगा, या फिर प्रिंसिपल टू एजेंट होगा, ये 4 केसेस में विदाउट कंसिडरेशन अगर भेजा तो वो सप्लाई माना जाता है। उसके बाद बताओ कि इन द प्रेजेंट केस क्या हो रहा है? इन द प्रेजेंट केस सर्विसिंग के लिए एक डिस्टिंक्ट पर्सन से दूसरे डिस्टिंक्ट पर्सन में भेजा जा रहा है, बराबर? पर सर्कुलर का रेफरेंस देना, और सर्कुलर के रेफरेंस में हम लोग ने बोला है कि भाई सर्कुलर के केस में तुम लोगों के ट्रक के वैल्यू पे तो जीएसटी नहीं लगेगा, जो सर्विसिंग कॉस्ट होगा उस पे जीएसटी लगेगा, बट ये जो रिपेयर्स, कंज्यूमेबल्स और स्पेयर पार्ट जो है ना, उस पे भी जीएसटी नहीं लगेगा। एटलीस्ट ट्राई टू कवर दीज पॉइंट्स इन योर आंसर, आई थिंक दैट यू विल बी सॉर्टेड। अंडरस्टैंडिंग? सो दोस्तों, सप्लाई अंडर जीएसटी के केस में जो जो चीजें, मतलब जो जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो सब टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस मैंने देख लिया, बता दिए तुम लोगों को। सबसे पहले मैंने क्या बताया? 7(1)(a) का एक पॉइंट देखा, अगर याद होगा तो। उसके बाद हम लोग ने देखा 7(1)(b) जो इंपोर्टेशन वाला पॉइंट था। उसके बाद हम लोग ने 7(1)(c) रेड विथ शेड्यूल 1 के थोड़े क्वेश्चंस देखे। उसके बाद अगर तुझे याद होगा तो हम लोग ने सर्क्यूलर देखा, सर्क्यूलर्स देखे, राइट? तो ये थोड़े टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आई हैव ट्राइड टू कवर। और एक ना डेल क्रेडिट एजेंट पे एक क्वेश्चन है, डेल क्रेडिट एजेंट पे क्वेश्चन, जो मेरा जीएसटी लाइबिलिटी का क्वेश्चन अगर तुम लोग ने देखा ना, तो जीएसटी लाइबिलिटी के क्वेश्चन पे एक बहुत अच्छा डेल क्रेडिट एजेंट का क्वेश्चन है। तो सर नेगेटिव लिस्ट पे तो कौन से क्वेश्चंस हुए ही नहीं, नेगेटिव लिस्ट के क्वेश्चंस भी तुम लोगों को जीएसटी लाइबिलिटी के लेक्चर में तुम लोगों को मिल जाएंगे। But I have tried to cover almost all the questions, all the types of questions which are there in supply under GST. I hope that you are crystal clear with supply under GST chapter. Now we are going to move ahead with charge under GST. चलो, अभी हम लोग चार्ज से स्टार्ट करते हैं क्या? अभी चार्ज में ऑल एलडीआर क्वेश्चंस विल कवर जस्ट लाइक सप्लाई। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1 पे। मेसर्स शशि एसोसिएट्स, ओके, ये भी डिस्कस करने के पहले ना तुम लोगों को मैं एक चीज बताऊं क्या? चार्ज अंडर जीएसटी में मोस्टली जो क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है, डायरेक्ट क्वेश्चंस, वो एक्सपेक्ट तुम लोग कर सकते हो कॉम्पोजिशन स्कीम से। डायरेक्ट क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ आरसीएम से क्वेश्चंस नहीं आएंगे, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, बट जो
मोस्टली क्वेश्चंस आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम कॉम्पोजिशन स्कीम। और जो आरसीएम के क्वेश्चंस है, जो क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो मैंने इसमें कवर कर दिया है कि आरसीएम के कौन से पॉइंट्स में से वो क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अभी अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा, मतलब बताओ ये 3 पॉइंट्स है, बताओ कि कौन टैक्स भरेगा, तो वो तो सिंपल हो जाएगा आंसर करने के लिए। पर जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, वो 2-3 पॉइंट्स में से ही पूछ सकते हैं अंडर आरसीएम, बट बाकी तुम लोगों को कॉम्पोजिशन स्कीम से एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, सी देखो कैसा है ना, तुम लोग क्वेश्चन के हिसाब से पढ़ाई मत करो, तुम्हारे फंडामेंटल्स एकदम स्ट्रांग रखो। कौन से भी टाइप के क्वेश्चंस आ गए, वी शुड बी एबल टू क्रैक दोस क्वेश्चंस। ठीक है एकदम, चलो स्टार्ट करते हैं। 4 जेंडर जीएसटी। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, Messrs. Shashi Associates, a recovery agent located in Chennai, empaneled by State Bank of India, local head office, Nangambakkam, Chennai. Very sorry if I've mispronounced anything. Nangambakkam, Chennai. The following service supplied, by Messrs. Shashi Associates in the month of November 24 are as follows. मतलब उन्होंने ये सर्विस दी। The fees of 2,25,000 for supply of service is in relation to recovery of dues from the defaulting borrowers at the place of business or occupation. And if such borrowers is or are unavailable at the place of business, then at his or her residence. Now, देखो क्या होता है, जो मिसेस शशि एसोसिएट्स है, शशि एसोसिएट्स charged 2,25,825 for recovery services, like for recovery of dues, right? So this is a recovery service given to the banks, because it is State Bank of India. What do you think it is taxable under? What it is taxable under? Reverse charge mechanism, correct? Okay, because it is a recovery agent service. Now I will stop here for 1 minute and I will tell you what can be the variation in this. Okay, I'm sure that this question must be very comfortable for you. You must be very comfortable in this question because you know that recovery agent service is going to be taxable under reverse charge mechanism. But sometimes they draft a question in such a way that recovery agent is providing the service to a car dealer. Please understand one thing. This will be taxable under forward charge mechanism. Oh, sir, how come? Because he's the recovery agent. No, recovery agent service is going to be taxable under reverse charge mechanism. No, recovery agent service is given to banks, financial institutions, and NBFCs. That falls under reverse charge mechanism. When recovery agent provides service to any person other than bank, NBFCs, and financial institutions, it will be taxable under forward charge mechanism. Please understand this point. So this is simple here, but I thought of telling you what can be the variation which can be asked. Correct? This is your point number 1. So इस पे क्या लगेगा? Reverse charge mechanism लग जाएगा. Second point, supply of services with regard to demand for recovery or taking possession of the security from the defaulting borrowers. ये क्या किया उन्होंने? सर्विस दी, for which separate fee charge from the bank is 55,000. Okay. ऊपर का सर्विस क्या था? ऊपर का सर्विस था रिकवरी ऑफ ड्यूज फ्रॉम द डिफॉल्टिंग बोरोवर्स। नीचे का सर्विस क्या है? विथ रिगार्ड टू डिमांड फॉर रिकवरी और टेकिंग पोजेशन ऑफ द सिक्योरिटी फ्रॉम द डिफॉल्टिंग बोरोवर्स। ऊपर का पैसा था और नीचे वाला सिक्योरिटी रिकवर करना था। So basically it will be treated as a normal thing only. तो ये भी कैसे टैक्स होगा? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर टैक्स हो जाए। सिंपल है, ओके। Is it a supply of service? Absolutely yes, it is a taxable supply of service. If so, who is liable to pay tax? Now, of course, मैं सर्विस दे रहा हूँ बैंक को, and this is taxable under reverse charge mechanism. So the bank will have to pay the GST to the government. So State Bank of India. ये MCQs और सब में पूछ सकते हैं. What is the GST liability? Very simple. 2,25,825 plus 55,175 ऐड करोगे, उसके ऊपर तुम लोग 18% GST लगाओ, उतना बैंक को देना पड़ेगा. GST liabilities 50,580. Everybody clear? Come to question number 2. Here we will discuss about composition scheme. Now, before we discuss anything about composition scheme, just try to remember the turnovers, right? Who can opt for the composition scheme? There were 2 sections for composition scheme. Section number 10.1/10.2, and there is one more section of 10.2a. This is for goods and restaurant service. And if you want to give any service other than this, you can do that as well, but it is going to be marginal service.
other service, but marginal other service. Do you remember the amount for this? Absolutely. 10% of previous financial year's turnover, or 5 lakhs, whichever is higher. This is the limit of other marginal service, right? Okay. And under 10 to A, it is like any service other than restaurant service. Any service other than restaurant service. Other service I will write. Okay, what is the limit for 10.1.10.2? Limit for 10.1.10.2 is last financial year's turnover is up to 1.5 crores if it is a normal state, like non special category state, and if it is a special category state, it is going to be 75 lakhs. Correct? And here, previous financial year's turnover should be less than or equal to 50 lakhs. Is everyone clear with this? Okay. Come to question number 2. Examine whether the suppliers are eligible for composition scheme in the following independent cases. Is there any other option available for concessional tax payment with any of these suppliers wherever composition scheme cannot be availed? Okay. Now, let's see. First, we'll try to answer this. Examine whether the suppliers are eligible for composition scheme in the following cases. Okay, so we'll have to read the following cases. Is there any other option available for the concessional tax payment with any of these suppliers wherever composition scheme cannot be availed? We will see this. We will just first see the first question. What? Mesas Dev, a registered dealer, is dealing in intrastate trading, which means goods trading of electronic appliances in Jaipur. It has a turnover of 130 lakhs in the preceding financial year. In the current financial year, it has also started providing repairing service of electronic appliances. First of all, he is in goods or service. He is into trading, which means goods. Now, can he opt for the composition scheme under section 10.1/10.2? Yes, because his last year's turnover is less than 1.5 crores. Right? Okay, now he wants to provide repairing service of electronic appliance. He can do it, but marginally. Understanding how much? 5 lakhs or 10% of last year's turnover, that is 13 lakhs, whichever is higher, which is going to be 13 lakhs. Till 13 lakh rupees, this repairing service of electronic appliances can be given. I hope you are clear with this. Right? Okay, come to point B. Messrs. Narayan and Sons, a registered dealer, is running a Khana Khazana restaurant near City Palace in Jaipur. Okay, it has a turnover of 140 lakhs in the preceding financial year. In the current financial year, it has also started dealing in intrastate trading of beverages in Jaipur, Rajasthan. So they are in restaurant service, right? So they are registered dealer running restaurant. Along with restaurant, in the current financial year, it has also started dealing in trading of beverages, which is goods. So that's still fine, right? So they can give goods plus restaurant service. That's okay. And for both, the limit is going to be what? 1.5 crore. And they have a palace in like near City Palace in Jaipur. So Jaipur is not a special category state. So that's why the limit is going to be 1.5 crore, and it is 1.4 lakhs. Sorry, 140 lakhs. It is less than 1.5 crore. That's why nothing will be taxed. As in, they can opt for the composition scheme. They can definitely opt for the composition scheme. Understanding? Okay. Come to point number C. Mesas Indrabhushan and Sons, a registered dealer, is providing restaurant services in Uttarakhand. Okay. Again, restaurant service. It has a turnover of 70 lakhs in the preceding financial year. It has started providing intrastate interior decoration services in the current financial year and discontinued rendering restaurant services. Okay. Please try to understand. Till the time, let's assume that here she was providing restaurant services. Okay. And last year's turnover is how much? 70 lakhs. Can I say if she's providing only restaurant service, she can definitely opt for 10.1.10.2?
Everyone? Yes. Now she discontinued providing. So she discontinued provide restaurant service, and now she is providing interior decoration service. If she's providing interior decoration service, can I say that last year's turnover should be less than or equal to 50 lakhs? Because interior decoration service, if she wants to opt for the composition scheme, she will have to opt for 10-2A. And for 10-2A, last year's turnover should be less than or equal to 50 lakhs. So basically, she will not be able to opt for the composition scheme if she's providing interior decoration service. Yes. So if she's opting for interior decoration service, then in that case, 10-1 and 10, sorry, 10-1 and 10-2, she will not be able to opt, correct? But she will be able to opt for 10-2A if her last year's turnover is up to 50 lakhs. But this is 70 lakhs. Understanding? And that's why, and that's why 10-2A भी वो ऑप्ट नहीं कर सकती. 10-1 10-2 तो उसके लिए एप्लीकेबल ही नहीं है. सो दोनों से कंडीशंस उसको सेटिस्फाई नहीं करते. इसके वजह से वो कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए ऑप्ट नहीं कर सकती. अंडरस्टैंडिंग? ओके. नाउ Mesas Himanshu, a registered dealer, is exclusively providing intrastate architect service in Uttarakhand. Okay, Uttarakhand. It has a turnover of 40 lakhs in the preceding financial year. ओके, ऊपर का भी उत्तराखंड था. एक सेकंड, ऊपर का भी उत्तराखंड था. अभी उत्तराखंड जो है वो उत्तराखंड स्पेशल कैटेगरी स्टेट में आता है क्या? उत्तराखंड स्पेशल कैटेगरी स्टेट में आता है क्या? नुस्ता M3, नुस्ता M3. N is नागालैंड, उत्तराखंड, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, Manipur, Mizoram, and Meghalaya. So here Uttarakhand is there. So for restaurant service also, the limit is what? 75 lakhs. So for restaurant service, when she's in the third pointer, when she's providing restaurant service, can I say 10-1, 10-2, she will be able to opt for? Because 75 lakhs is the limit. But if it is interior decoration service, 50 lakhs is the limit. So our answer will not change, but I'm just saying that third point में भी उत्तराखंड ही था. ठीक है. तो बेसिकली थर्ड पॉइंट का कंक्लूजन क्या है? रेस्टोरेंट सर्विस जब भी वो चला रही थी और दे रही थी, रेस्टोरेंट चला रही थी, तभी वो कॉम्पोजिशन स्कीम में ऑप्ट कर सकती है 10-1 10-2 के केस. बट जैसे रेस्टोरेंट सर्विस बंद किया और इंटीरियर डेकोरेशन स्टार्ट किया उसने, वो नहीं जा सकती कॉम्पोजिशन में. क्यों? बिकॉज उसको 10-1 10-2 भी नहीं लगता है और 10-2A में भी नहीं लगेगा, क्योंकि उसका लिमिट क्रॉस हो जाएगा 50 lakhs. Understanding everyone? Okay. Okay. Mesas Himanshu, a registered dealer, is exclusively providing intrastate architect service. Now it's providing what? Architect service. Now again ये 10-2A में आ जाएगा. In Uttarakhand, it has a turnover of 40 lakhs in the preceding financial year. Can I say हम लोगों को तो turnover 50 lakhs चाहिए architect service में, right? So it is less than 50 lakhs and इसके वजह से he can opt for the composition scheme in point number D. अच्छा प्रैक्टिस हुआ ये कॉम्पोजिशन स्कीम के पॉइंट्स के लिए. कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3. वेरी गुड क्वेश्चन ऑन RCM. ओके. Mr. Vicky Kaushal, and an unregistered famous author, received 3 crore of consideration from ASM Publications located in Mumbai for supply of services by way of temporary transfer of a copyright covered under section 13(1)(a) of the Copyrights Act 1957 relating to original literary works of his new book. उसने क्या किया? टेम्पररी ट्रांसफर कर दिया, राइट? ठीक है, टेम्पररी राइट ट्रांसफर कर दिया उसने, करेक्ट है, टू ओरिजिनल लिटरेरी वर्क्स फॉर हिज न्यू बुक. ओके. Mr. Vicky Kaushal has transferred the right to whom? Publishers, publications, ASM Publications. Okay. Do you remember? हम लोग ने एक पॉइंट किया था, when any author provides any right on temporary basis to any publisher, it is taxable under reverse charge mechanism. But author can say that he wants to pay tax under forward charge mechanism. He wants to pay tax under forward charge mechanism, but he has to fulfill 4 conditions. Which are these 4 conditions? Which are these 4 conditions?
the सबसे पहला condition, I will show you those four conditions right now. 1 second, so you'll understand how to write the language as well. 1 second. See, these are the four conditions. Number one, if author wants to opt for forward charge mechanism, number one, author has to take the registration. Author has to take the registration. Author is required to intimate the jurisdictional commissioner stating that he is opting for forward charge mechanism. Okay, he'll have to intimate कर. Author shall opt for forward charge mechanism for 1 year. मतलब उसने एक बार opt किया, he has to use it for continue using that FCM for 1 year. And author shall intimate about opting for FCM in the invoice which is raised on the publisher. Author को invoice के अंदर भी लिखना पड़ेगा that he wants to opt for forward charge mechanism. If these four conditions are satisfied, author has an option of choosing for forward charge mechanism. Okay, fine. So in this case, Mr. Vicky Kaushal has transferred the rights to ASM Publications. Okay, he finished his work and made available the book to the publisher, but he has not yet raised the invoice. Okay, 1 second. What happened? The screen is frozen. Yes, I think it is proper now. आई थिंक ये करेक्ट है ना? हाँ, चलो आ जाओ. मैं बोल रहा था हम किधर थे? हाँ, तो Mr. Vicky Kaushal is of the view that ASM is liable to pay tax under reverse charge on services provided by him. Okay, correct na? ASM is liable to pay tax under RCM. So ASM does not concur with his view. वो बोलते चल ऐसा नहीं होता है. And is not ready to deposit the tax under any circumstances. मतलब ASM बोल रहा है कि मैं टैक्स भरेगा ही नहीं. तो मेरे पास ऑप्शन क्या भाई, तो भरना पड़ेगा. अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट. सो एग्जामिन वेदर द व्यू ऑफ मिस्टर विकी कौशल इज करेक्ट. 100% करेक्ट है, बिकॉज एस वो आरसीएम के केस में आरसीएम लगता है और यही विकी कौशल का व्यू है, एंड विच इज राइट. ओके, further, if view of Mr. Vicky Kaushal is correct, what is the recourse available with Mr. Vicky Kaushal to comply with the requirements of GST law, as ASM has completely refused to deposit the tax? देखो दोस्तों, अभी अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो हम लोग ऐसे तो नहीं लिख सकते ऐसा कैसे चलेगा, उसने तो पे करना चाहिए. अरे भाई, हम लोगों को मालूम है ना कि ठीक है, अगर रेसिपेंट ने मना कर दिया है, there is still a possibility of payment of tax to the government under forward charge mechanism. So if actually the responsibility was of the recipient. If recipient is not ready to pay, then no problem. They are expecting us to write, no problem. The Vicky Kaushal, that is a supplier, can pay the GST under forward charge mechanism. And in this, we will have to mention those four conditions. Number one, Vicky Kaushal will have to take the registration. Number two, he'll have to intimate the jurisdictional commissioner. Number three, he'll have to continue for 1 year, and he will have to mention it in the invoice. And that's why this information was important. Is not yet raised the invoice. So whenever Vicky Kaushal will raise the invoice, in that invoice he will mention about the fact that he's opting for a forward charge mechanism. Did you understand why this information is given? Just to show that the invoice is yet to be raised. So we will tell them that whenever you'll raise the invoice, at that point of time, please mention that he has opted for forward charge mechanism. Are you understanding this? Question number 3. So the answer you can read, but I told you how to draft the answer, right? Okay, I hope you are clear. Now, last two questions, question 4 and question 5, right? I think there are 6 questions. Okay, come to question number 4. That is wedding bells. A wedding photographer has commenced providing pre-wedding shoot services in Udaipur from the beginning of the current financial year 24-25. Start ही उसने किया बिजनेस. ये क्या, कौन सा बिजनेस था? वो वेडिंग फोटोग्राफर था, मतलब वो सर्विस हो गई बेसिक. It has provided the following details of turnover for the various quarters till December 2024. Okay. So April से लेके जून तक he earned 20 lakhs. जुलाई से लेके सितंबर तक he earned 30 lakhs. अक्टूबर से लेके दिसंबर तक he earned 40 lakhs. You may assume the applicable tax rate as 18%. The wedding bells wishes to pay tax at lower rate and opts for the composition scheme. He wants to opt for the composition scheme. कर सकते हैं क्या? देखो उसके लिए लिमिट कितना. सबसे पहले इधर कॉम्पोजिशन स्कीम कौन सा लगेगा, इधर कॉम्पोजिशन स्कीम 10(2)(a) वाला लगेगा. अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज वेडिंग फोटोग्राफर है, रेस्टोरेंट सर्विस नहीं है. सो इसमें फॉर द फर्स्ट 20 lakhs, मतलब ये जो 20 lakhs उसने कमाया, उसके बाद उसने 30 lakhs कमाया, और उसके बाद उसने कितना कमाया, 40 lakhs कमाया.
नाउ इन दिस केस वो कैसे क्या कर सकता है, प्लीज समझो कि टिल 50 lakhs, टिल ही क्रॉसेस 50 lakhs, ही कैन कंटिन्यू विथ कॉम्पोजिशन स्कीम। वो क्या कर सकता है, ये पीरियड तक वो, ओके, और टिल ईयर कैन कंटिन्यू, सॉरी, he can continue with composition scheme, बराबर, एंड आफ्टर दैट he'll have to shift to a regular scheme। ना तो पॉइंट इसकी सर इसका टैक्सेबिलिटी कैसे होगा, अब ये तो कौन सा सर्विस है, वेडिंग फोटोग्राफर का सर्विस है, तो अगर वेडिंग फोटोग्राफर का सर्विस है मतलब उस पे अदर सर्विस में आएगा 10 to A के अंदर, एंड 10 to A के अंदर तो 6% लिखा है। सो कैसे कैसे होगा, यूल से कि सर इस पे 6% आना चाहिए, इस पे 6% आना चाहिए, और ये 40 lakhs पे 18% आना चाहिए। But please try to understand, if you are saying this, your understanding is right, but please try to understand कि ये 20 lakhs के ऊपर ना कुछ भी टैक्स नहीं लगेगा। क्यों ऐसा? Because he was not required to take a registration till he crosses 20 lakhs का turnover। उसका बिजनेस नया बिजनेस है, he has commenced the business। If he has commenced the business, then in that case first 20 lakhs तक he is not required to pay any taxes। राइट, जैसे 20 lakhs क्रॉस हो गया, he can opt for the he will have to take the registration, and whenever he is taking the registration, at that point of time he will have to mention that I want to opt for the composition scheme। so basically अगर देखा तो 20 lakhs to 30 lakhs, नो रजिस्ट्रेशन नो कॉम्पोजिशन स्कीम। ये जो 20 to 50 का जंप हो गया, इसमें रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा और उसमें कॉम्पोजिशन में हम लोग ऑप्ट कर लेंगे। और अभी फट आगे का जो 40 lakhs है वो कॉम्पोजिशन नहीं, कॉम्पोजिशन क्रॉस हो जाएगा और रेगुलर स्कीम में तो शिफ्ट हो जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? मुझे इसका प्रॉब्लम नहीं है कि तुम लोगों को ये नहीं समझेगा, ये समझेगा, ये भी समझेगा, पर 20 lakhs तक, फर्स्ट 20 lakhs तक टैक्स नहीं लगेगा जब भी बिजनेस कमेंस हो रहा है वो साल में। इस वो तुम लोगों को सिर्फ क्या करना है, याद रखना है, और इसमें सिली मिस्टेक्स तुम लोग नहीं करो। अंडरस्टैंडिंग एवरीबडी? दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4। To calculate the amount of tax, for the first 20 lakhs there will be no tax, for the next 30 lakhs 6%, and 40 lakhs पे 18%। see, okay, उन्होंने इसे दिखाया नहीं है स्पेसिफिकली, बट यस आई थिंक यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस विद दिस एग्जांपल। 20 lakhs पे नो टैक्स, 30 lakhs पे 6%, और ये जो 40 lakhs है उस पे नॉर्मल जीएसटी रेट लग जाएगा। एकदम मस्त। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 5। मेरे हिसाब से ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इधर एग्रीगेट टर्नओवर कैसे आइडेंटिफाई करना है उसके बारे में लिखा है। मिस्टर अली ऑफ आसाम provides the following information for the preceding financial year 23-24। You are required to find out the aggregate turnover for the purpose of eligibility of composition scheme। मतलब लास्ट ईयर का निकालना है, बिकॉज वेदर ही इज एलिजिबल और नो, ये लास्ट फाइनेंशियल ईयर के टर्नओवर से समझेगा। 1.5 crore और 75 lakhs, yes, and determine whether he is eligible for the composition levy or not for financial year 24-25। ठीक है, ये मुझे बताना है, टर्नओवर बताओ और बताओ कि ये साल में एलिजिबल होगा क्या। बट सर इधर वो लिखा ही नहीं है, वो 10-1 10-2 वाला है कि 10-2A वाला है, नीचे देख के हम लोग समझ सकते हैं। देखो, वैल्यू ऑफ taxable outward supplies out of above 10 lakh was in the course of interstate transactions। ओके, इंटरस्टेट सप्लाई हुआ है, सो बेसिकली इधर गुड्स का कुछ बात किया नहीं है। liable to pay tax under reverse charge, value of exports preceding financial year। ओके, इधर तो कुछ बात किया नहीं, सो हम लोग इधर एक्सपेक्ट कर सकते हैं और अज्यूम कर सकते हैं दे आर टॉकिंग अबाउट 10-1 10-2 के बारे में, एंड द टर्नओवर लिमिट इज गोइंग टू बी 1.5 crore। ठीक है, अभी देखते हैं, अभी लास्ट फाइनेंशियल ईयर के टर्नओवर में क्या क्या आता है। ओके, लास्ट फाइनेंशियल ईयर के टर्नओवर में आता है टैक्सेबल सप्लाई, एग्जम्प्ट सप्लाई, एक्सपोर्ट भी आता है और इंटरस्टेट भी आता है। क्या नहीं आता है, ये सब कुछ आता है। ठीक है, क्या नहीं आता है, इंटरेस्ट ऑन DAL, दाल नहीं आता है, मतलब डी मतलब डिपॉजिट, एडवांस एंड लोन, इसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है वो मेरे टर्नओवर में नहीं आएगा। ठीक है, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाईज आउट ऑफ विच 10 lakhs वाज इंटरस्टेट, वो तो अलाउड है ही, तो पूरा का पूरा 50 lakhs इधर आ जाएगा। करेक्ट। वैल्यू ऑफ एग्जम्प्ट सप्लाईज विच इंक्लूड्स 30 lakhs
as received on interest and advances. So 70 में से 70 तो exempt है, बट exempt में से भी सी exempt सप्लाई भी मुझे इंक्लूड करना है, पर इसमें क्या नहीं आएगा, इंटरेस्ट ऑन दाल नहीं आएगा. सो इसके वजह से 70 में से 30 विल नॉट बी इंक्लूडेड, बट 40 रेस्ट ऑफ द 40 विल बी कंसिडर्ड. Right? Value of inward supplies on which he is liable to pay tax under reverse charge. You tell me one thing, if I supply anything to you, okay, and you paid 5 lakh rupees to me, is this your turnover? Is 5 lakhs your turnover? No, it is my turnover. Now, if I say that if I supply anything to you and that is taxable under reverse charge mechanism, now who will have to pay GST? You will have to pay GST. But you are just making a payment of GST to the government. भाई 5 लाख रुपए जो तुम लोग मुझे पे कर रहे हो वो मेरा टर्नओवर है, तुम्हारा नहीं है. सो जब भी वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाईज है, इनवर्ड सप्लाई मैं अगर कौन सा सप्लाई ले रहा हूं उसके लिए 5 लाख रुपीज दे रहा हूं, तो 5 लाख रुपीज मेरा टर्नओवर थोड़ी है. वो 5 लाख रुपए में उसको दे दूंगा और उस पर जीएसटी में गवर्नमेंट को दे दूंगा. सो विल इट बी कंसिडर्ड इन माई टर्नओवर? नो. वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट, यस, आई विल कंसिडर दैट इन माई टर्नओवर. एंड ऑल द अमाउंट्स आर एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी. देखो 50, 40, nil and 5 comes to what? 90. Is everybody clear? Since the turnover does not exceed 1.5 crores in the preceding financial year, therefore, in the given case, assuming that he's not able to opt for the composition scheme. एक second. Correct. Therefore, in the given case, assuming that he is not engaged in any interstate outward supply in the current year में he should not make any interstate supply, he should not export. But sir, आपने तो बोला अरे भाई ये तो लास्ट ईयर का है, लास्ट ईयर का इंटरस्टेट है, लास्ट ईयर का एक्सपोर्ट है, दैट इज ओके. ये साल में मैंने क्या नहीं करना चाहिए, इंटरस्टेट नहीं करना चाहिए और एक्सपोर्ट नहीं करना चाहिए. एकदम बराबर है. तो उन्होंने बोला कि भाई बराबर है, लास्ट ईयर का टर्नओवर जो है वो 95 लाख है, विच इज नॉट क्रॉसिंग 1.5 करोड़. तो यू कैन ऑप्ट फॉर द कॉम्पोजिशन स्कीम, पर कॉम्पोजिशन स्कीम के बाकी के कंडीशन तुझे क्या करने पड़ेंगे, सेटिस्फाई करने पड़ेंगे, ऐसा वो लोग बोलते हैं. Therefore, in the given case, assuming that he is not engaged in any making any interstate outward supply, Mr. Ali is eligible to opt for the composition levy for financial year 24-25 since his aggregate turnover does not exceed 1.5 crore. एकदम बराबर. और एक चीज याद रखना, ये पूरे कंप्यूटेशन में, एग्रीगेट टर्नओवर के कंप्यूटेशन में जीएसटी का भी कंपोनेंट नहीं आएगा. 2-3 चीजें नहीं आएंगी इसमें, ठीक है, वह कंप्यूटेशन के केस में. नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन दाल नहीं आएगा, ठीक है. उसके बाद जो इनवर्ड सप्लाई पे जो आरसीएम लगता है वो मेरे टर्नओवर में नहीं आएगा, बिकॉज इट इज नॉट माय टर्नओवर. एंड द थर्ड पॉइंट इज जीएसटी. ये चीजें मेरे टर्नओवर में नहीं आएगी. आई विल जस्ट शो यू कि ये टर्नओवर कैसे कंप्यूट किया जाता है, सो दैट इफ यू वांट टू पॉज इट एंड इफ यू वांट टू लुक एट इट, प्लीज हैव अ लुक. ये प्रीवियस ईयर का एलिजिबिलिटी पर्पस के लिए है. इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट. और ये जो है वो टैक्स पेमेंट के लिए है. याद है क्या, मैन्युफैक्चरर के लिए इट इज 1%, सप्लायर डीलर के लिए होगा तो इट इज 1%, रेस्टोरेंट सर्विस होगा तो इट इज 5%, एंड 10 to A होगा तो इट इज 6%. तो उसका टर्नओवर कैसे आइडेंटिफाई करना है, तो ये मैंने इधर बता दिया. और लास्ट ईयर का टर्नओवर के लिए ये मैंने इधर बता दिया. एकदम बराबर. आई होप यू आर क्लियर विद दिस क्वेश्चन. वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट इसमें सिली मिस्टेक्स की वजह से ना एक छोटा सा भी गलती हो गया ना, तुम्हारा पूरा आंसर गलत हो जाएगा. दे विल नॉट गिव यू मार्क्स. राइट? इजी, श्योर एकदम. चलो आ जाओ 6th पॉइंट पे. लास्ट पॉइंट, लास्ट क्वेश्चन. मिस्टर सुवेक visited Goa for business trip where hotel owner provides accommodation through electronic commerce operator Chill Trips. The hotel owner is not liable to get registered as per the provisions of section 22 of CGST Act. What do you think? What will be the tax treatment? Now, here we will remember section number 9.5 where we had discussed 4 businesses. And in these 4 businesses, the tax liability will be of e-commerce operator to pay the GST to the government. Number 1, it was Uber, Ola. Number 2, it was accommodation service, which is here, right? Number 3, it is urban company. And number 4, it is Zomato, Swiggy. In case of point 2, that is hotel owner, what was the taxability? The taxability was, it will be the responsibility of e-commerce operator to pay the GST, correct?
But if the hotel owner is registered under GST, then in that case, e-commerce operator is not required to pay the GST to the government. So in this case, please understand, hotel owner is not liable to get registered. If hotel owner is not liable to get registered, then who will be liable to pay GST to the government? Chill Trips, that is e-commerce operator, will have to pay the GST to the government. Understanding? See, in the given case, Chill Trips provides hotel accommodation. This person liable to pay GST is e-commerce operator, that is Chill Trips, because the recipient, because the hotel owner is not a registered person. If hotel owner is registered, it will not be the responsibility of e-commerce operator. It will be the responsibility of hotel owner to pay the GST to the government. Right? So will your answer be different? Would your answer differ if e-commerce operator Chill Trips does not have a physical presence in India? ऐसा नहीं होता है. If they don't have a physical presence in India, then in that case they will have to pay GST through uh, through the representatives which are appointed in India. See, all the provisions of GST law shall apply to such Chill Trips as if it is the supplier liable for paying tax in relation to supply of such service. अभी इसमें और एक चीज है जो लिखी नहीं है इसमें. If e-commerce operators does not have physical presence, sorry for the bad handwriting, physical presence, then its representative in India shall deposit tax to the government. So what if there is no representative? They will have to appoint one. So you can't just say that, okay, it is my responsibility, but I don't have a physical presence, I will not pay GST. ऐसा नहीं होता है. अगर मेरा फिजिकल प्रेजेंस नहीं है तो रिप्रेजेंटेटिव को बोल, रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं है तो अपॉइंट कर और उसको बोल पे करने के लिए. अंडरस्टैंडिंग? सो दिस इज व्हाट आवर चार्ज अंडर जीएसटी लुक्स लाइक. एंड आई होप दैट हम लोग ने जो टाइप्स के क्वेश्चंस मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है वो सब कुछ तुम्हारे लिए मैंने सॉल्व कर दिए है. तो आज के सेशन में हम लोग ने 2 चैप्टर्स कवर किए. सप्लाई अंडर जीएसटी कवर किया और दूसरा हम लोग ने चार्ज अंडर जीएसटी कवर किया. I hope that this entire session was helpful. Approximately we have spent 1 hour in discussing this. अच्छे से कवर करना ये क्वेश्चंस, और इसके एडिशन में जो भी क्वेश्चन तुम लोगों को लगते हैं प्लीज तुम लोग वो क्वेश्चंस भी अच्छे से देख सकते हो. सप्लाई के अंदर सर्कुलर अच्छे से देख के जाना. इवन दो वी हैव नॉट कवर्ड एनी स्पेसिफिक क्वेश्चन, अगर कौन सा सर्कुलर पे नहीं कवर हुआ होगा प्लीज सर्कुलर्स अच्छे से पढ़ के जाना, उसमें से क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है. एकदम बराबर. आई होप दैट गाइज दिस एंटायर सेशन वाज हेल्पफुल. इफ यस, प्लीज लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन. एंड प्लीज जाते जाते जरूर एक लाइक तो जरूर करते जाना. कमेंट में एक छोटा सा थैंक यू भैया तो बोल के जा सकते हो. और प्लीज ये सब दोस्तों के साथ शेयर करना, बिकॉज ऑल दीज स्मॉल वीडियोस विल बी वेरी हेल्पफुल ऑन योर लास्ट डे. ठीक है दोस्तों, चलो आज के लिए इतना ही. दिस इज अमित महाजन. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर. बाय बाय, ऑल द बेस्ट.